MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वर्ष 2025 अभी तक सोने और चांदी की कीमतों में उछाल के लिए सबसे बेहतर वर्ष रहा। सोने और चांदी के बढ़ते दामों के साथ इनकी ज्वेलरी की मांग में क्या चेंज हुआ और आने वाले समय में सोने और चांदी के दाम किस लेवल पर पहुंच सकते हैं, इसी संभावना पर बात करेंगे ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी GJC के चेयरमैन राजेश रोकड़े से। मैं हूं कमल शर्मा। राजेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्ते जी नमस्ते। राजेश जी, गोल्ड की कीमतें तेजी से ऊपर उठी है, बाजारों में ग्राहकी कैसी है और क्या कोई किसी तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है? देखिए, गोल्ड की कीमतें बढ़ना ये गोल्ड की तरफ का अट्रैक्शन कस्टमर का बढ़ाता है। और आपने देखा होगा पिछले 5 साल में जैसे जैसे गोल्ड के रेट्स बढ़े हैं तो इंपोर्ट भी बढ़ा है। अगर मैं आपको 2023 और 24 का अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो 740 टन के आसपास का गोल्ड इंपोर्ट हुआ था, जो कि 2024 में 802 टन हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि टन वाइज देखते हैं, मतलब वैल्यू वाइज नहीं, मैं वॉल्यूम वाइज देखता हूं, तब भी उसमें करीब 8 से 9% का इजाफा हुआ है। तो ये दिखाता है कि गोल्ड के प्रति अट्रैक्शन बहुत है। हाँ, मैं जानता हूं कि गोल्ड के रेट के वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में। इस वजह से कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि मार्केट से कस्टमर रुक जाते हैं। लेकिन उसके पीछे कारण भी है। कारण यह है कि सोशल मीडिया में या ऐसी कुछ हाउसेस है जो ऐसी निगेटिव न्यूज दे देते हैं गोल्ड को लेके कि गोल्ड अभी और नीचे आएगा या गोल्ड 56,000 हो जाएगा। इसी बीच में रूमर्स आई थी, तो इस जी रूमर्स जी। के कारण कुछ देर के लिए लोग रुक गए थे। लेकिन वो केवल रूमर्स ही है। गोल्ड में एक हमने देखा है कि जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड कभी भी उसे निराश नहीं करता, ऑलवेज गोल्ड बढ़ते रहता है। उसके कारण भी बहुत सारे, केवल एक गोल्ड रेट में अगर देखता हूं तो गोल्ड के इंपोर्ट बढ़ गया या लोगों को पसंद है, ये कारण नहीं है। देखिए, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में है, आप देखेंगे जियोग्राफिकली आज अगर मैं इसराइल का नाम लूं तो इसराइल के आजू बाजू जितने भी देश है वो उसका एक प्रकार से दुश्मन है। इसराइल बीच में फंसा हुआ देश है। तो इसराइल की परिस्थिति ऐसी है कि उसको चारों तरफ उसको सतर्क रहना है, मतलब ऑलवेज आजू बाजू के साथ उसका झगड़ा रहना ही रहना है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर मैं आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी ले लूं तो पाकिस्तान की बॉर्डर हिंदुस्तान से लगी रहने वाली है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगर मैं उधर यूक्रेन और रशिया ले लूं तो वो भी वैसे ही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं टेंस पूरे वर्ल्ड में ऑलवेज रहता है। और ये तो हो गया मतलब जहां झगड़े चल रहे वो बात। लेकिन एक दूसरे की अर्थव्यवस्था के साथ खेलना, एक अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में 3 एक महाशक्तियां बनने की तैयारी में रहती है। एक तो US डोमिनेटेड रहता है ऑलवेज दूसरे देशों को। जैसे अगर मैं रशिया और चाइना को देखता हूं तो चाइना चाइना भी चाहता है कि वो महाशक्ति बने, US भी चाहता है वो महाशक्ति बने, और रशिया भी चाहता है वो महाशक्ति बने। तो तीनों के महाशक्ति बनने के होड़ में एक दूसरे के लिए उनकी अर्थव्यवस्था को डोमिनेट करने के लिए वो ऐसी चीजें लेके आती है जिस वजह से भूचाल आता है पूरे वर्ल्ड में। और ये केवल दो दो हाथी जब लड़ते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रॉय दूसरे देशों को भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा जब से ट्रंप आए तभी से ये एक अंदाजा लगाया गया था कि अभी पूरे वर्ल्ड में एक भूचाल सा रहेगा, एक अस्थिरता रहेगी, अनिश्चितता रहेगी। और ये सभी चीजें आपने देखा जब से ट्रंप आया तब से बढ़ गई है। आते ही उन्होंने ट्रंप ने टैरिफ वार शुरू कर दिया। अभी आपने देखा होगा ट्रंप अभी अगर किसी देश के लिए कुछ बोलते हैं तो पहले एक खौफ रहता था, लेकिन अब वो खौफ भी निकल के आपने देखा होगा हाल ही में ईरान के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि तुरंत सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया, मतलब इग्नोर किया गया। आपने इसके पहले भी देखा होगा यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा था, बोले 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में बंद। जिस तरीके से उन्होंने जेलेस्की को डांटा था उसमें ऐसा लग रहा था कि ये रुक जाएगा, लेकिन न जेलेस्की ने उनको सीरियस लिया, न यहाँ से रशिया से उनको सीरियस लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो दादागिरी या एक प्रकार से वर्चस्व था US का, वो वर्चस्व अभी पहले जैसा नहीं रहा है। और ये कहीं ना कहीं इसी के वजह से डी डॉलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा बन गया। और डी डॉलराइजेशन जिस तरीके से पिछले 10 साल में धीरे धीरे करते करते आज कुछ मेरे ख्याल से 50% का रिजर्व हो गया है।
तो आज वर्ल्ड में सभी बैंक्स हो, सभी देश है या कंज्यूमर है, सभी लोग गोल्ड पे बहुत ज्यादा भरोसा रख रहे हैं, गोल्ड को सेफ हेवन मानते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं, उनको पता है इसमें नुकसान नहीं है। एक बार का करेंसी में नुकसान हो सकता है लेकिन गोल्ड में नहीं हो सकता है। और यही एक कारण है, इस वजह से गोल्ड के रेट अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं। और रही बात मार्केट में जिस तरीके जी का अभी माहौल है, कस्टमर रुक गए हैं या कस्टमर सोचते हैं कि नहीं अभी और कम आ जाएगा तब ले लूंगा, लेकिन आप देखिए जिन जिन लोगों ने गोल्ड में समय पे खरीदारी कर ली है वो बहुत खुश हुए हैं, और जिन लोगों ने अपने आप को रोक के रखा है उन सबको नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है ये अनिश्चितता ये सब कारण की वजह से। लेकिन अगर गोल्ड में अभी भी मुझे लगता है कि ग्राहक धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। बीच में करीब 1.5 महीने पहले का एक थोड़ा सा सिनारो, 1 हफ्ते 15 दिन का ठीक नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे कस्टमर अभी मार्केट में आ रहे हैं और स्पेशली ज्वेलरी खरीद रहे हैं। लेकिन राजेश जी, जैसे लोगों में ये होता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए का गोल्ड लेना है, वो वजन को शायद इतना नहीं देख पाता है कि वजन उसे कितना मिल रहा वापस, लेकिन उनका एक बजट होता है कि मुझे 1 लाख 5 लाख 10 लाख की ज्वेलरी खरीदनी है। तो ऐसे में जब कंज्यूमर आपके पास आते हैं यानी रिटेल में आते हैं, तो वो किस तरह की गोल्ड ज्वेलरी को तवज्जो दे रहे हैं? क्योंकि कीमतों तो देखिए मायने रखती है, वो उनका बजट होता है कि 5 लाख की लेनी है, 10 लाख की लेनी है, 1 लाख की लेनी है। देखिए सबका बजट होता है, लेकिन दोनों चीजें हैं इसमें। मैंने देखा है जी कि कुछ लोग सोना खरीदते समय में वो उतना आकर्षित नहीं रहते थे, एक बजट बना लेते थे कि इतने का खरीदना है। लेकिन अब मैंने वेडिंग सीजन में वेडिंग कस्टमर्स को ये देखा है कि उन्होंने बाकी खर्चों में कटौती की है, लेकिन गोल्ड खरीदने में जो बजट है उनको बढ़ा दिया है। उनको पता है कि बाकी जगह अगर मैं खर्चा करता हूँ तो शायद वो रिटर्न कभी नहीं आएगा और वो कभी मेरे पास रहेगा नहीं, वो बिल्कुल। कुछ समय उनके पास साथ में रहने वाला है। लेकिन अगर गोल्ड मैं खरीदता हूं तो ये मेरे लिए भविष्य के लिए अच्छा है, गोल्ड मेरे लिए स्टेटस सिंबल बनता है। तो इस वजह से गोल्ड में उल्टा बढ़ा है। मैंने इसीलिए वो टनेज वाइज आपको बताया था कि इंपोर्ट बढ़ा है वो पिछले साल का। अब इस साल में ठीक है, पहले 2 क्वार्टर उतने अच्छे नहीं गए, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 क्वार्टर बचे। तो इस 2 क्वार्टर में शायद वो पिछला 2 क्वार्टर का भरपाई हो जाए। लेकिन ओवरऑल परिस्थिति मुझे कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि ये पूरे 1 ईयर में गोल्ड में बहुत ज्यादा कमी होगी, रेट में और खपत में भी। और रही बात अभी ट्रेंड की, तो ट्रेंड में देखिए गोल्ड में जैसे 1 लाख रुपए में जो ज्वेलरी आती थी वो अभी 1.25 लाख रुपए में आती है। तो जी उस वजह से कस्टमर धीरे धीरे लोअर कैरेटेज पे पसंद करना चाह रहे हैं। जैसे ब्राइडल ज्वेलरी है, पहले वो 22 कैरेट में ही पसंद की जाती थी, अभी वो 18 कैरेट में पसंद की कि वो रोज वापरने वाली ज्वेलरी नहीं है। तो 18 कैरेट की ज्वेलरी अभी थोड़ी प्रोत्साहित हो गई है। साथ ही साथ ऐसी ज्वेलरी जो लाइट वेट है वो लोग पसंद करने शुरू कर दिए है, क्योंकि कैसा है लोगों के पॉकेट फ्रेंडली बन जाए, लोगों को यूज पड़ जाए। और सबसे खास बात इसमें यह है कमल जी कि अभी कस्टमर जो है, पहले एक युवा वर्ग इस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट नहीं रहता था, वो कभी भी इस इंडस्ट्री की तरफ देखता नहीं था कि यार हम लोग भी सोना चांदी खरीदेंगे या ज्वेलरी जी खरीदेंगे। पहले केवल वो व्हाइट गुड्स या ऐसे गैजेट्स पे वो इंटरेस्ट लेते थे जो उनको कुछ दिन के लिए अच्छा लगता था, बाद में उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती थी। तो अभी उन्होंने भी समझ लिया है, तो युवा वर्ग भी एसआईपी के माध्यम से इस इंडस्ट्री में खरीदारी कर रही है। और सिल्वर की हम बात करें, जैसे सिल्वर भी 1,07,000 रुपए के ऊपर है, तो सिल्वर की ज्वेलरी और आर्टिकल्स के घरेलू मार्केट में डिमांड कैसी है, क्या पोजीशन है अभी? देखिए सिल्वर तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, और सिल्वर को अभी 2 चीजों का एक उपाधि मिली है, सिल्वर इज अ यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री। और जी दूसरा उसे ये कहा जाता है कि सिल्वर इज अ मतलब अल्टरनेटिव ऑफ द गोल्ड आज के तारीख में। नो डाउट जो गोल्ड खरीदना चाहते हैं वो गोल्ड खरीदते ही है, लेकिन जिन लोगों के पॉकेट में अगर गोल्ड नहीं आता है तो वो अपनी चीजें सिल्वर में भी ले रहे हैं। तो ये 2 फैक्टर के वजह से सिल्वर में बहुत अच्छा खासा डिमांड है। ओवरऑल अगर मैं फिर फिगर वाइज जाता हूं तो 2023 में 3,500 टन के आसपास का इंपोर्ट हुआ था, जो कि 2024 में 6,900 टन हुआ है। तो ये डबल के आसपास का जो जंप है वो बड़ा इसलिए है कि इसके पीछे फिजिकल डिमांड बढ़ी है, कंज्यूमर पसंद करने लग गया, आज ज्वेलरी लेने लग गया है, बर्तन लेने लग गया है, पूजे की थालियां लेने लग गया है। ये सब चीजें तो बढ़ी गई है, लेकिन साथ में इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर ओवरऑल अगर जितनी भी सिल्वर इंपोर्ट होती है उसमें से 60% सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज में यूज की जाती है। अब इंडस्ट्रियल यूज में आप अगर इलेक्ट्रिकल गाड़ी देखते हैं तो उसमें यूज हो रही है, मोबाइल में यूज हो रही है, सोलर पैनल में यूज हो रही है,
ऐसी अभी एआई टेक्नोलॉजी में सिल्वर यूज हो रही है। हर जगह आप देखेंगे सिल्वर को बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होने के कारण बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और भविष्य सोलार का ही है, इलेक्ट्रिक का ही है। इस वजह से सिल्वर में बहुत ज्यादा तेजी की भी उम्मीद है। और वैसे भी सिल्वर ने अभी जो जिस तरीके से गोल्ड ने अपना रिकॉर्ड तोड़ के आज $3490 तक के जाने के बाद अभी 3300 $3300 के बीच में अभी गोल्ड चल रहा है, या $3400 तक चल रहा है। लेकिन आप देखिए सिल्वर ने $49 का हाई बनाया हुआ है, वो अभी तोड़ा नहीं है। आने वाले जी दिनों में अगर सिल्वर $49 को तोड़ देता है तो 1,75,000 से ऊपर का गोल्ड सिल्वर का रेट हमारे भारत में ही रहेगा। और ओवरऑल जो जानकार है और सभी लोग यही कह रहे हैं, अभी भी सिल्वर में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद है। आने वाले दिनों में सिल्वर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है। ऐसा क्योंकि सिल्वर में अभी तक के उतना रिकॉर्ड टूटा नहीं है, तो उसकी अपेक्षा सबको ज्यादा है, रेशो वाइज भी ज्यादा है, डिमांड वाइज भी है। हर चीज में देखता हूं तो सिल्वर थोड़ा सा प्रिफरेबल बनते जा रहा है सबके लिए। जी। और सर ये जो ज्वेलरी के एक्सपोर्ट फ्रंट को देखें तो जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने यह बताया हालांकि कि चालू वित्त वर्ष में निर्यात 5% बढ़ के $5.2 अरब का रहा, लेकिन मई महीने के लिए उसने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट 16% घटा है। आप इसे कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट फ्रंट पर हमारी क्या पोजीशन रहेगी ज्वेलरी के लिए? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर मैं और कमल जी इसको पीछे जाऊं तो पिछले साल 26% से घटा है ओवरऑल एक्सपोर्ट, जो जी कि चिंता का विषय। ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है तो निश्चित तौर पे भारत सरकार को, भारत के हर जगह में भारत को उसका सपोर्ट मिलता है। और भारतीय जो ज्वेलरी है वो हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी है, नॉर्मली और कहीं बनती नहीं है। तो हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी को प्रमोट करके पूरे वर्ल्ड में और अच्छी तरीके से इसको प्रमोशन करना चाहिए। और मैं तो मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री को ऑलवेज हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से एक्सपोर्ट के लिए जो काउंसिल वर्क कर रही है, उसके साथ साथ डोमेस्टिक काउंसिल जो कि जीजेसी खुद है, उनके लिए भी गवर्नमेंट ऐसे कोई प्लान्स या ऐसे हमारे जो प्लान्स हमने जो गवर्नमेंट को दिए, उसको अगर सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, तो निश्चित तौर पे हम लोग भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला के हम लोग कोशिश करेंगे, जिससे कि ये जो 16% से घटा है या फिर पिछले साल 23% से जो एक्सपोर्ट घटा है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग देश के हित में योगदान ही करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 में एक विकसित भारत बने, उसके लिए हमारे पास भी रोड प्लान है, किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट घटा सके, एक्सपोर्ट बढ़ा सके। अभी ये वैसे भी अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में निश्चित तौर पे अगर चारों तरफ से अगर मेहनत की जाए तो 100% इसके बहुत अच्छे परिणाम जल्द ही सामने दिखने को मिलेंगे। राजेश जी, यहाँ एक सवाल आता है, जैसे जिन देशों को भारतीय ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है वो बाजार अपनी जगह बने हुए हैं, लेकिन जीजेसी सरकार के साथ या अन्य संगठनों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह नए बाजार की तलाश करती कि जहां भारतीय ज्वेलरी का एक्सपोर्ट शुरू हो सके या बढ़ सके? हाँ बिल्कुल, अभी भी बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ एक्सपो होते नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारे अभी भी देश के साथ साथ ऐसे ज्वेलरी है जो अभी तक के पूरी तरह से प्रमोट नहीं की गई। आज के तारीख में भी अगर मैं देखता हूं तो हमारे यहाँ हैंडक्राफ्ट को लेके आप अभी भी वर्ल्ड वाइड गए नहीं है, क्योंकि लोगों को मशीन से ज्यादा हैंड काम से हाथ हैंडक्राफ्ट की हुई ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन उसको प्रमोशन वर्ल्ड वाइड नहीं किया गया है। उसको अगर वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से हीरे को लेके अगर हम जी लोग बोलते हैं कि 90% 95% हीरा अगर जाता है तो इंडिया से होके जाता है, सूरत से होके जाता है, वैसे ही गोल्ड में भी अगर सबसे ज्यादा अगर लेबर कॉस्ट सबसे अगर रिजनेबल कहीं है तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान में। तो इसे अगर प्रमोट करके पूरे वर्ल्ड वाइज अगर एक प्लानिंग किया जाए और इसे एक्सपोर्ट के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो मुझे लगता है 100% इसका मतलब 100% एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास भी ऐसे ऐसे प्लानिंग है कि हम इंपोर्ट कम कर सके। हम अपने आत्मनिर्भर भारत पे ऊपर काम करने के लिए ऑलवेज रेडी है। तो सरकार के पास ऑलरेडी हम लोग ने हमारे प्रपोजल्स भेज दिए हैं, और जब कभी भी ऐसा कभी मौका आता है कि सरकार इसके ऊपर सपोर्ट करेगी, तो हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम लोग जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा के देंगे और इंपोर्ट घटा के भी देंगे। राजेश जी, आपने सिल्वर के प्राइस अनुमान आने वाले दिनों के लिए तो बताए, लेकिन गोल्ड के भाव भविष्य में किस तरह मूवमेंट करेंगे, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए गोल्ड अभी अभी भी काफी ज्यादा तेजी का एक सिनेरियो बनते जा रहा है। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन तो है ही है,
मैं उसमें कोई ये नहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट रेट कट होना, फेड के इंटरेस्ट रेट से कम होने से ऑटोमेटिक गोल्ड का प्लस होना। अभी आपने देखा होगा कल रात की मीटिंग, मतलब आज सुबह की मीटिंग में फेड ने अनकट रेट को चेंज नहीं किया। इसका मतलब स्टेबिलिटी है। अगर रेट कम होता तो शायद रेट गोल्ड के अभी और बढ़ जाते थे। तो डी डॉलराइजेशन हो ही रहा है। तो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं गोल्ड कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं लेगा। और जिस तरीके से बड़े ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी जो ऑथर है, उन्होंने भी इस चीज को बोला है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड नए रिकॉर्ड 100% बनाएगा। जी, और अंतिम सवाल यह है कि जीजेसी की बड़ी इवेंट मुंबई में सितंबर में होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल होने के नाते अपनी पूरी जिम्मेदारी से पूरे भारत के ज्वेलर्स का प्रतिनिधित्व करती है, छोटे बड़े सभी। और उसी के लिए सितंबर में हम लोग का एक शो है मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। और इस शो में पूरे भारत के लोग आते हैं देखने के लिए और ऑर्डर बुकिंग के लिए। और उसके जस्ट बाद नवरात्रि है, नवरात्रि के बाद दिवाली का सीजन है, इसलिए इसे दिवाली एडिशन करके भी कहा जाता है। तो राइट टाइम पे राइट परचेस, ये कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए होता है। और इसके पहले भी जितने भी शोज डीजेसी ने किए हैं वहां प्रॉपर बिजनेस हुआ है, क्योंकि वहां भीड़ लगाने वाले नहीं रहते, लेकिन बिजनेस करने वाले लोग और काम जिसको चाहिए वही एक्चुअल बायर वहां होते हैं। इस वजह से इसको बहुत सकारात्मक तौर पे इंडस्ट्री में देखा गया है। अभी आपने देखा होगा, हमने हाल ही अभी एक हफ्ते पहले पीएमआई प्रीफर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया गोवा में किया, जो कि जी सुपर सुपर डुपर हिट हुआ। तो कहीं ना कहीं जीजेसी के कोई भी अगर प्रोग्राम रहते हैं तो लोग इसमें खुद होके हमारा अपना शो बोल के आते हैं। और अभी तक के जो सपोर्ट पूरे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लोगों ने सपोर्ट किया है, इस वजह से इस बार भी बेहतरीन तरीके से हम लोग ये शो करने जा रहे हैं। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा अपना शो है, सही समय पे शो है। क्योंकि हम लोग इन्वेंट्री, अगर इतनी महंगी इन्वेंट्री पहले खरीद के रखते हैं तो हमें नुकसान है। सही समय पे सही खरीदारी एक सही समझदारी होगी। इस वजह से सितंबर में सभी ज्वेलरी इंडस्ट्री के सभी लोग जीजेएस में जरूर आए। ऐसा मैं चेयरमैन होने के नाते हमारे सभी डायरेक्टर्स की ओर से, हमारे पास चेयरमैन की ओर से, हमारे वाइस चेयरमैन की ओर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे सभी लोग इस शो में आए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया राजेश जी। थैंक यू कमल जी, थैंक यू वेरी